आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं चोर मोहब्बत भाग 2। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार। पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं, ये जख्म मुझे प्यारे हैं क्योंकि ये मुझे मेरे अजीज़ हस्ती, मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी ने दिया है। और आपके अजीज़ और प्यारे अगर आपको कुछ दें तो उसे संभाल कर रखना चाहिए, चाहे वो जख्म ही क्यों ना हो। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। युवराज, श्रद्धा ने बेकरारी से पुकारा। जी कहिए। उसके पुकारने पर वो तड़प कर मुड़ा। आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। एक चोर का इलाज कराओगी? चोर का नहीं, श्रद्धा के पति का। और प्लीज़ मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, आइए मेरे साथ। वो तेज़ी से कहती बाहर की तरफ बढ़ गई। क्या है ये, कभी अजनबी सी कभी अपनी सी, युवराज ने सोचा और उसके साथ चल दिया। दोनों डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच चुके थे। डॉक ने युवराज का चेकअप करने के बाद उसकी ड्रेसिंग कर दी और दवा भी लिख दी। श्रद्धा इस दौरान बेचैनी से युवराज को देखती रही। डॉक ने उसके जख्म के बारे में पूछती रही थी। डॉक के मुताबिक परेशानी वाली कोई बात नहीं थी। कुछ ही दिन में जख्म भर जाना था। वापस आते वक्त श्रद्धा ने स्टोर से दवाएं ली और गाड़ी में बैठकर युवराज को देते हुए बोली, ये दवाएं डॉक के बताए मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा और ख्याल रखिएगा अपना। वो कितना खुश था श्रद्धा की इतनी अटेंशन, इतनी देखभाल पर, लेकिन उसने ये बात कहकर उसकी खुशफहमी दूर कर दी थी। मैंने तो सोचा था कि आप मुझे खुद दवाई खिलाएंगी, युवराज ने जख्मी सी मुस्कुराहट से कहा तो वो सकपकाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। शुक्रिया, मुझे यहीं थोड़े आगे ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं खुद ही अपने घर चला जाऊंगा। वो श्रद्धा के ऐसे इग्नोर करने पर दुखी लहजे में बोला। मुझे अपने घर नहीं ले जाएंगे आप? वो मेरा घर नहीं है, किराए का घर है। और आप उस घर में उस वक्त कदम रख सकती हैं जब आपको मेरे एहसास और अपनी मोहब्बत पर एतबार आ जाए। ड्राइवर, गाड़ी रोको। श्रद्धा के कुछ कहने से पहले ही युवराज ने ड्राइवर से कहा तो उसने फौरन गाड़ी रोक दी। युवराज तेजी से नीचे उतर गया, दरवाज़ा बंद किया और तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ गया। श्रद्धा उसे बस जाते देखती रह गई। फिर उसकी नज़र अंदर गाड़ी में पड़ी तो देखा युवराज अपनी दवाओं का लिफाफा वहीं सीट पर छोड़ गया था। ना जाने क्यों श्रद्धा का दिल डूबने लगा, आंखें अनायास से भीगने लगी। श्रद्धा ने घर आकर संजय को विला बुलाया और दवाओं का पैकेट संजय और ड्राइवर के साथ युवराज के पास भेज दिया। बड़ा लकी है यार तू, इतनी अच्छी लड़की तेरी बीवी बनी है। संजय ने कमरे में आकर युवराज से मिलते ही कहा तो वो तल्खी से बोला, हाँ, उस इतनी अच्छी लड़की ने ही ये जख्म दिया है। गोली चलाई थी उसने मुझ पर, मगर उसके खुद हाथ कांप रहे थे। निशाना चूक गया, वरना उस वक्त तू मेरी अर्थी को कंधा दे रहा होता। बकवास बंद कर, संजय ने उसे डांटा। यार, वो जिस कंडीशन को फेस कर रही थी और हम जिस अंदाज से उसके घर में दाखिल हुए थे, उसका ये रिएक्शन बिल्कुल नेचुरल था। अब देख, उसने मुझे सारी हकीकत बताने के बाद ये दवाई कर भेजी है और तेरा ख्याल रखने की रिक्वेस्ट भी की है। संजय ने दवाओं का लिफाफा मेज़ पर रख दिया। ये तुम दोनों रात भर कहाँ आवारागर्दी कर रहे हो? मकान मालिक अनिल कपूर जी उन दोनों के सर पर खड़े पूछ रहे थे। एक तो ये बुरे वक्त की तरह बेवक्त टपक पड़ते हैं, युवराज बड़बड़ाया। अंकल जी, रात भर जो तूफानी बारिश हुई उसमें कोई शरीफ आवारागर्दी करने की हिम्मत कर सकता है भला? हम तो जहाँ गए थे वहीं इस बारिश की वजह से रुक गए थे, संजय ने जवाब दिया। कहाँ गए थे तुम लोग, ये बताना ज़रूरी है क्या? संजय ने पूछा। हाँ, क्यों? क्योंकि तुम अपनी होने वाले ससुराल में खड़े हो। मैं युवराज के ससुराल गया था उसके साथ। रास्ते में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। वो तो श्रद्धा भाभी ने इसकी मरहम पट्टी कराई और इसे रात घर नहीं आने दिया। मैं इसके बगैर कैसे आ सकता था, सो मैं भी वहीं रुक गया। संजय ने गंभीरता से ठीक ठाक लफ्ज़ों में कुछ हकीकत, कुछ अफसाना उन्हें सुना दिया। तुमने पहले कभी तो अपने ससुराल का जिक्र नहीं किया, अनिल जी युवराज की तरफ घूमते हुए बोले। पहले ससुराल थी ही कब, रात ही तो बनी है। संजय की जबान एकदम फिसली तो युवराज ने उसे कड़ी नजरों से घूरा। क्या कहा? अनिल जी ने संजय को हैरत से देखा। कुछ नहीं अंकल, संजय मुस्कुराते हुए बोला। कहीं तुम्हारी ससुराल हवालात तो नहीं? अनिल जी ने शंका भरी नजरों से युवराज को देखा। ये क्या कह रहे हैं आप? संजय ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा तो वो सकपका गए। अनिल साहब, मैं बेरोजगार हूँ, फतेहाल हूँ और गलती से किराएदार की हैसियत से आपके दर पर आ पड़ा हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे व्यक्तित्व और किरदार को काला बना दें। किराएदार की भी इज्जत होती है। अगर आज भगवान ने मुझे किराएदार बनाया है तो कल भगवान मुझे मकान मालिक भी बनाएगा। आपको मकान का किराया मिल जाएगा। प्लीज़ आगे इस तरह की बातें मत कीजिएगा। आप मेरे बड़े हैं और मैं नहीं चाहता कि आपका इस तरह का व्यवहार मुझे आपकी शान में गुस्ताखी करने पर मजबूर कर दे। चल बस कर युवी, संजय ने उसे अपने गले से लगाकर तसल्ली दी।
अनिल जी अपनी कही बात पर शर्मिंदा से होकर नजरें चुराने लगे। ठीक है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। आजकल जिन हालात में हम लोग रह रहे हैं, उसका दावा है कि हर किराएदार पर कड़ी नज़र रखी जाए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अनिल जी खिसियाने से होकर बोले थे। जी खूब समझ रहे हैं। और कुछ? संजय ने युवराज को बैल पर बिठाते हुए कहा। तुम अभी जिस गाड़ी में यहाँ आए थे वो किसकी थी? युवराज के ससुराल की। तो ये पैदल क्यों आया? ये अकल से पैदल है ना, इसलिए, संजय ने शोक लहजे में कहा। संजू, युवराज ने उसके बाजू पर मुक्का मारते हुए टोका। ओह, वो दरअसल युवराज की ससुराल करोड़पति है और ये उनका एहसान नहीं लेना चाहता, इसीलिए पैदल मार्च को पसंद किया। हाय, जब बेटी ले ली है तो एहसान कैसा? सही कहा आपने, मगर युवराज का फंडा, इसकी सोच कुछ ज़रा हटकर है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको समझाता हूँ, संजय ने गंभीरता से कहा और उन्हीं कंधों से पकड़कर कमरे से बाहर ले गया। युवराज बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंदकर श्रद्धा के बारे में सोचने लगा। श्रद्धा, ये मैंने क्या सुना है, तुम्हारी शादी हो चुकी है? श्रद्धा के मामा मनोज के साले का बेटा योगेश उसके सामने बैठा बेचैनी से बोला, तो उसने इत्मीनान से जवाब दिया, हाँ तुमने ठीक सुना है। आई डोंट बिलीव दिस। वो उठकर इधर से उधर टहलते हुए बेबसी से बोला, कहो तो मैं तुम्हें सबूत दिखाऊं? नहीं, लेकिन श्रद्धा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरे भगवान की मर्जी और पसंद ही मेरी पसंद है। तकदीर ने युवराज को मेरा जीवन साथी चुन रखा था, सो वह मुझे मिल गया। तुम मेरा ख्याल अपने दिमाग से, दिल से निकाल दो, किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लो। श्रद्धा ने बड़े आराम से उसे कहा। श्रद्धा, तुमसे तो मेरा फ्यूचर जुड़ा है, मुझसे या मेरे करोड़ों की जायदाद से। श्रद्धा ने कुछ तल्खी से मुस्कुराते हुए कहा तो वह सकपका गया। ये तुम कैसे बातें कर रही हो? हाथ श्रृंगार किए बिना, मेकअप बिना, जेवर के बिना तो कोई दुल्हन को दुल्हन भी नहीं कहता और न ही स्वीकार करता है। क्या तुम मुझे इस तरह स्वीकार कर सकते हो? श्रद्धा हद से ज़्यादा गंभीर होकर बोल रही थी। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं अपनी सारी दौलत किसी ट्रस्ट को डोनेट कर दूं, युवराज से सेपरेशन कर लूं, तो क्या तुम इसी तरह मेरी दौलत के बगैर सिर्फ और सिर्फ मेरी खुद की हैसियत पे स्वीकार कर लोगे मुझे? मजाक कर रही हो श्रद्धा, वो हंसकर बोला। यानी तुम स्वीकार नहीं करोगे, है ना? श्रद्धा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो वो गड़बड़ा गया। ये बात नहीं है, तुम तो इतनी सुंदर हो कि तुम्हें किसी मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन तुमको अंकल आंटी से इतने ऐशो आराम से पाला है, फिर भला तुम ये सब कुछ डोनेट करके ऐशो आराम के बगैर कैसे रह सकोगी? क्यों? क्या तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम अपनी बीवी को ये सारे ऐशो आराम दे सको? श्रद्धा ने उसकी असलियत एक्सपोज होते देखकर अफसोस से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मगर मुझे उस मुकाम तक पहुंचने में बरसों लग जाएंगे और हो सकता है किस्मत मेरा साथ ना दे और मुझे ये सब कुछ हासिल ना हो सके। हाँ, ये आखिरी बात है, सही बोली है तुमने योगेश। किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया और अब तुम ये सब हासिल नहीं कर सकते। अब तो तुम्हें अपने बाजुओं, अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना पड़ेगा और ये सब कमाना पड़ेगा। श्रद्धा ने गहरे लहजे में कहा तो वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। हाँ ओके, मैं चलता हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो अपने पति युवराज को बताऊंगी, तुम्हें नहीं। और हाँ, इस गम की घड़ी में मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम रिलेटिव्स हैं, मिलते रहेंगे। ओके, टेक केयर। यू टू, बाय। योगेश ने मरे मरे अंदाज में कहा और बाहर चला गया। श्रद्धा उनकी असलियत से अच्छे से जान चुकी थी, मगर उन्हें पूरी तरह ना तो छोड़ सकती थी और ना ही उनसे बिगाड़ सकती थी। युवराज पर भी कभी उसका दिल यकीन करने लगता था तो कभी दिमाग शक के जाले बुनने लगता था। वो अजीब कश्मकश में उलझी हुई थी और युवराज को चाहते हुए भी अच्छी तरह आजमा कर हमेशा के लिए उसकी पनाहों में जाना चाहती थी। रात का पिछला पहर था। श्रद्धा को बेचैनी और घबराहट ने घेर रखा था। वो बेड पर करवटें बदलती, कभी उठकर इधर से उधर टहलने लगती। उसे इस वक्त एक मजबूत सहारे और पनाह की ज़रूरत बहुत शिद्दत से महसूस हो रही थी। युवराज, उसकी ज़ुबान पर अनायास से युवराज का नाम आ गया। वही तो है मेरा सहारा, मेरी पनाहगाह, जिंदगी की काली रातों का चांद। युवराज सिंह ही अब मेरा सब कुछ है। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए खुद से कन्विंस किया। तभी भी एकदम उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे में धुएं की बू फैल रही है। फिर उसे दरवाज़ों और खिड़कियों के पास से धुआं निकलता नजर आया। वो चीख मारकर बिस्तर से नीचे उतर आई। उसने दरवाज़ा खोलना चाहा मगर दरवाज़ा बाहर से लॉक्ड था। युवराज, युवराज, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। कैलाश काका, दीनू काका, काकी, हे भगवान मेरी मदद करो, मम्मा, पापा, पापा। वो रोते हुए चीख चीख कर सबको पुकार रही थी। एकदम उसे लगा कि दरवाजे के बाहर काफ़ी शोर हो रहा है। उसे सुनने की कोशिश की तो युवराज की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी को मार रहा था, बुरा भला कह रहा था। फिर खिड़कियों दरवाज़ों पर पानी फेंका गया। आग बुझ गई थी। शायद अचानक दरवाज़ा खुला और बदहवास सा युवराज कमरे में दाखिल हुआ। श्रद्धा, वो बेकरारी से पुकार उठा।
साथ ही श्रद्धा की दबी घुटी चीख सुनकर वो उसकी तरफ लपका और श्रद्धा उससे लिपट कर बिलक बिलक कर रोने लगी। भगवान कभी माफ़ ना करे तुझे। अरे तूने इस मासूम बच्चे को जान से मारने की कोशिश की। अरे दौलत के लालच में अंधे हो गए हो तुम ताया, मामा और उनकी कमीनी औलाद। लेकिन जिसके साथ भगवान है उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। भगवान ने अपना दूध बनाकर युवराज को भेज दिया। सविता काकी की आवाज़ श्रद्धा के कानों में पड़ रही थी। युवराज उसे सीने से लगाए धीरे धीरे थकपा रहा था, उसे सहला रहा था। वो बहुत डरी हुई थी, उसने कस के युवराज को पकड़ा हुआ था। युवराज के तो अपनी रूह खुद काँप रही थी, ये देख कर कि उसकी ज़िंदगी, उसकी मोहब्बत, उसकी बीवी श्रद्धा के कमरे को आग लगा दी गई है। अगर श्रद्धा इस आग में, बस इसके आगे युवराज ने सोचा ना गया। वो तो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर श्रद्धा को देखने आया था। बहुत खामोशी से उस वक्त के कमरे की तरफ जा ही रहा था कि एक नकाबपोश को श्रद्धा के कमरे के दरवाजे को आग लगाते देखकर ठिठक गया। उसने फौरन दमकल को फ़ोन किया और उस शख्स ने भागने से पहले ही उसे काबू में कर लिया और अलग से ले जाकर उसकी खातिर की। घर के नौकर भी शोर सुनकर वहां आ गए थे। उस शख्स के चेहरे से नकाब हटने पर सभी हैरान रह गए। आग लगाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वो श्रद्धा के सगे ताऊ जी थे, जो श्रद्धा की शादी अपने साले के बेटे से करके सेठ ओबरॉय की जायदाद के मालिक बनना चाहते थे। साथ में उनके साले का बेटा भी था और इल्ज़ाम युवराज पर लगाने की प्लानिंग थी। इस हकीकत ने जहां युवराज को परेशानी में डाल दिया था, वहीं इस हकीकत ने श्रद्धा का खून खुश्क कर दिया था। वो मारे खौफ के युवराज के सीने में मुँह छुपाए सिसकते हुए बस रोए जा रही थी। बस श्रद्धा मेरी जान, हिम्मत से काम लो। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। मैं तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। हौसला रखो, हिम्मत रखो मेरी जान। मैं हूँ ना, चुप हो जाओ। वो उसका सर सहलाते हुए नरमी से बोला। मम्मा पापा ने तो कभी मुझे रोने भी नहीं दिया। वो क्या गए, मेरे आंसू नसीब ही बन गए। ये उनके सगे भाई मुझे जिंदा जला रहे हैं। वो हिचकियों से रो रही थी। मैंने उनकी गंदी नीयत और गंदे इरादों को भाप लिया था, इसीलिए उन्हें यहाँ से बड़े तरीके से चलता कर दिया था। मगर आपको ही मेरे इस भले काम पर गुस्सा आ रहा था। अब तो आपको उनकी हकीकत मालूम हो गई ना। वो नरमी से श्रद्धा के आंसू साफ करते हुए बोला। बहुत अच्छी तरह। तो अब आपको चौकन्ना रहना होगा। मैं सिक्योरिटी गार्ड रखवा देता हूँ। बेचारे चौकीदार को तो चोरों के यहाँ आने का पता नहीं चलता। वो भला वो मोहब्बत और रिश्तेदारी के पर्दे में छुपे इन मौत के सौदागारों को कैसे पहचान और रोक सकता है। आप सविता काकी को अपने पास सुला लिया कीजिए। किशन की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद तो है कि अब आपके रिश्तेदार खामोश हो जाएंगे। फिर भी मैं सिक्योरिटी गार्ड रख देता हूँ। फिलहाल तो पुलिस गेट पर मौजूद रहेगी। आप सोने की कोशिश कीजिए श्रद्धा, मैं अब चलता हूँ। वो उसे रिलैक्स अंदाज में बिस्तर पर बैठाते हुए बोला। मत जाइए, मुझे डर लगेगा। उसकी शर्ट कसकर पकड़ते हुए रोकर बोली। एतबार तो आपको मुझ पर भी नहीं है। युवराज उसके आंसुओं से तर चेहरे को देखकर तड़प गया। आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है युवराज। अगर आप ना होते तो आज ना जाने मेरे साथ। वो इसके आगे कुछ बोल ना सकी कि युवराज ने उसके होठों पर हाथ रख लिया। श्रद्धा, बस जो हुआ उसे भूलने की कोशिश कीजिए। भगवान आपके साथ है। आप सोने की कोशिश कीजिए। युवराज ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। आप जाएंगे तो नहीं ना? मैं इधर ही हूँ आपके पास, सो जाइए। चलिए शाबाश। वो धीरे धीरे उसे थपकाते हुए बोला। उसके सीने से लगी बेड पर बैठी रोती रही, फिर आखिर थक कर सो गई। युवराज ने उसके चेहरे को देखा जिस पर मासूमियत और दुख के बादल छाए हुए थे। उसका दिल चाहा कि वो इसे चेहरे पर अपने प्यार के फूल खिला दे, मगर वो उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था। सो अपनी दिली ख्वाहिश पूरी करने से परहेज़ कर गया। जब उसे यकीन हो गया कि वो गहरी नींद सो गई है तो आहिस्ता से बेड पर लिटाया और चंद लम्हे प्यार भरी नज़रों से देखने के बाद बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ मुड़ गया। मत जाओ काली रातों के चांद मेरे, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़। श्रद्धा की नींद अचानक ही टूट गई और उसने युवराज का हाथ पकड़कर बेकरारी से उसे देखते हुए अपने दिल में ही कहा। युवराज के दिल में एकदम से हलचल हुई। शायद उसके दिल ने श्रद्धा के दिल की आवाज़ सुन ली थी। वो एकदम ही वापस पलटा तो श्रद्धा ने फ़ौरन आंखें मूंद ली। वो हौले से उसके सिरहाने आकर बैठ गया और उसके बालों से खेलते हुए बोला। लो, मैं रुक गया हूँ, कहीं नहीं जा रहा तुम्हें छोड़कर। अब तुम आराम से सो जाओ, गुड गर्ल। युवराज ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए ये चंद अल्फाज बोले तो श्रद्धा का दिल शुक्रिया और मोहब्बत के जज्बात से भरता चला गया। वो उसके दिल की बात जान गया था। इसका साफ मतलब था कि वह उससे सच्ची मोहब्बत करता था, उसे दिल से चाहता था। युवराज की सच्ची मोहब्बत ने उसके बेदम होते वजूद में ज़िंदगी की नई रूह फूंक दी थी, जिसे श्रद्धा भी अब महसूस करने लगी थी। वो निश्चिंत होकर सुकून से सो गई। उसके सिरहाने बैठे बैठे युवराज की भी आंख लग गई थी। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो देखा श्रद्धा गहरी नींद सो रही थी। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। वो कमरे से निकल आया। सविता काकी पर उसकी नज़र पड़ी तो फौरन उसका अभिवादन किया, उन्हें ढेरों शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिए।
काकी एक कप चाय मिलेगी? मेरा ही घर है बेटा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। नहीं काकी, ये घर श्रद्धा का है। मेरा घर वो होगा जो मैं अपनी मेहनत की कमाई से बनाऊंगा। आप दुआ कीजिए मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाए ताकि मैं श्रद्धा को वो सब दे सकूं जो उसे अपने माँ बाप के घर में हासिल है। युवराज ने नर्म और गंभीर लहजे में कहा। ज़रूर बेटा, तुम्हारे सारे सपने भगवान पूरा करेगा। तुम्हें जल्दी अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। लेकिन बेटा, श्रद्धा के पति की हैसियत से उसकी जायदाद पर तुम्हारा भी अधिकार है। इस घर में कोई मर्द तो रहा नहीं, सगों का व्यवहार तुम्हारे सामने है। श्रद्धा मासूम बच्ची इतना बड़ा कारोबार कैसे संभाल सकती है? मेरी मानो तो तुम सेठ साहब का बिजनेस संभाल लो। श्रद्धा को भी ट्रेंड कर देना, वरना वो लालची रिश्तेदार तो कारोबार भी बर्बाद कर देंगे। काकी ने गंभीरता से समझाते हुए उसे मनाने की कोशिश की। आप ठीक कह रही हैं, मैं सोचता हूँ इस बारे में। वाकई ये रिश्तेदार सेठ साहब के बिजनेस पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। और तो क्या बेटा, सेठ साहब के दामाद की हैसियत से ये कर्तव्य तुम्हारा बनता है। ठीक है काकी, सोच कर बताऊंगा, लेकिन श्रद्धा की मर्जी के बगैर मैं कुछ नहीं करूंगा। आप श्रद्धा से बात करना। नाश्ता करते हुए ये बातें कहकर वो चला गया। लो, आ गया मेरा शेर सम्राट। वो घर में दाखिल हुआ तो संजय उसे देखते ही रत्ना की तरफ देखकर चहका। रत्ना ने भी युवराज को देखा तो मुस्कुराने लगी। कहाँ थे यार? श्रद्धा के घर। तो पूरी रात वहाँ गुजार के आ रहा है, बड़े मज़े हैं तेरे भाई। रात को चुपके से गायब हो गया, मैं सुबह से परेशान हूँ। कर तेरे मुंह पर 12 क्यों बज रहे हैं यारा? तू जानता है ना संजू, ये शादी किन हालात में हुई है? जानता हूँ। तो श्रद्धा भाभी के लिए और वो तेरे लिए बिल्कुल लकी साबित हुई है। संजय ने कहा तो रत्ना ने उसे टोकते हुए कहा, आप अपनी कहे जा रहे हैं? युवराज भाई से भी तो पूछे कि वो परेशान क्यों हैं। हाँ भाई, बता दे रात क्या हुआ था जो तेरा मुंह उतरा हुआ है। श्रद्धा के ताऊजी ने रात श्रद्धा के बेड के रूम को आग लगा दी थी। युवराज ने गहरा सांस लेकर कहा। क्या? दोनों उछल पड़े ये सुनकर। हाँ। फिर युवराज ने सारी बात उन्हें डिटेल में बता दी। काकी ठीक कह रही है युवराज भाई, आपको श्रद्धा भाभी का बिजनेस संभाल लेना चाहिए। रत्ना ने गंभीरता से कहा। और श्रद्धा को भी। संजय ने शोखी से कहा। मैं बीवी के घर में नहीं रह सकता। युवराज तुनक कर बोला। तो बीवी को अपने घर ले आओ। अपनी दाल रोटी तो मुश्किल से पूरी होती है, और कह रहा है कि उस नाजों से पली को यहाँ पर इस कोठरी में ले आऊँ। और वो क्यों ऐसे आएगी मेरे साथ यहाँ? उसकी शान के मुताबिक तो कुछ भी नहीं है यहाँ, वो तल्खी से बोला। तभी रत्ना अपनी माँ की आवाज़ पर उठकर चली गई। तू किसी से कम है क्या? संजय ने उसके कंधों को थाम कर मोहब्बत से कहा। एजुकेशन है तेरे पास, सबसे बढ़कर एहसास की दौलत है तेरे पास। श्रद्धा भाभी को तेरा एहसानमंद होना चाहिए। तूने 2 बार उनकी ज़िंदगी बचाई है, उनकी रक्षा की है। तेरे जैसा प्यार करने वाला वफादार ईमानदार इंसान उन्हें कोई और नहीं मिल सकता। मैं जानता हूँ कि तुझे श्रद्धा से बेहद मोहब्बत है, मगर हकीकत ये भी है कि तूने उन पर एहसान किया है। कोई एहसान नहीं किया है मैंने श्रद्धा पर। ये मेरा कर्तव्य है उसके प्रति जो मैं ताउम्र निभाना चाहता हूँ। जिंदगी भर उसकी रक्षा करना चाहता हूँ, और किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाना मुझे बहुत कमीनापन है। मैं ऐसे कभी सोच भी नहीं सकता। युवराज ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहा। अच्छा छोड़ मेरे यार ये उदासी, मेरे पास तेरे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? ये देख, ये अभी तेरे आने से पहले कोरियर वाला देकर गया है। लेटर तो तेरे नाम था, मगर मैंने खोल लिया और लेटर देखकर मैं खुशी से उछल पड़ा। तुझे अविनाश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में जॉब मिल गई है, ले खुद पढ़ ले। संजय ने लेटर उसके हवाले कर दिया। थैंक गॉड, हे भगवान तेरा शुक्र है। युवराज का मुरझाया चेहरा एकदम खुशी से खिल उठा। क्यों, फिर क्या ख्याल है श्रद्धा भाभी को अपने घर लाने के बारे में? संजय एक आंख मारता हुआ शरारत से बोला। लाऊंगा उसे अपने घर, मगर उसकी रजामंदी से। मैं उसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो तो नहीं करती। मुझे क्या पता करती है या नहीं। तू बस यूं ही उदास होने के बहाने मत ढूंढ। संजय ने मुंह बनाते हुए कहा। शानदार सा डिनर करा। मुझे नौकरी मिली है, अभी सैलरी नहीं मिली है। पहली सैलरी मिलने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। युवराज ने मुस्कुरा कर कहा। कर लूँगा इंतज़ार, ले तो मुँह मीठा कर। पता कि मम्मी ने तेरी जॉब की खबर सुनते ही बेसन का हलवा बनाया शुरू कर दिया था। आहा भाई, ज़बरदस्त खुशबू है। रत्ना बड़ी सी प्लेट में हलवा लिए वहाँ आई और संजय ने शोर मचा दिया। ये हलवा सिर्फ युवराज भाई के लिए है, आप सिर्फ खुशबू से मजा लूटिए। रत्ना ने संजय को देखते हुए कहा तो युवराज को हंसी आ गई। हाँ जी, मैं भला इस काबिल कहाँ कि ऐसा मज़ेदार हलवा खाने को दिया जाए। सच है भाई, माँ भी अपने कमाऊ पूत से ही प्यार करती है, बेकार बेटे के तो वो घर में बर्दाश्त भी नहीं करती। संजय एकदम गंभीर और उदास होकर बोला। रत्ना शर्मिंदा सी हो गई। उसका कहने का मतलब ये तो कतई नहीं था जो वो समझा था। हे मेरी जान, उदास होने का नहीं, तुझे भी भगवान बहुत जल्द नौकरी देगा, बल्कि समझो मिल ही गई। चल इस खुशी में हलवा खा ले। युवराज ने उसके कंधे पर हाथ मारा और हलवे से भरा चम्मच उसके मुंह में दे दिया और संजय भी हंस दिया।
अच्छा तो ये बता यूरी, ये नौकरी कहाँ मिली है तुझे? संजय ने हैरत और उत्साह से पूछा। सेठ ओबरॉय की फैक्ट्रीज का इंचार्ज मैं तुझे बना देता हूँ। वैसे भी वहाँ किसी ईमानदार और वफादार शख्स का होना बहुत ज़रूरी है, और मेरी नज़र में तुझसे बेहतर शख्स कोई और हो ही नहीं सकता। शुक्रिया यार, मगर कहीं श्रद्धा भाभी को कोई एतराज़ ना हो। उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। अच्छा फिर तो हलवा खाना बनता है, लो तुम भी खाओ। क्या याद करोगे कि किस रईस से रिश्ता जुड़ा है? संजय ने शोक लहजे में कहते हुए हलवे का चम्मच भरकर रत्ना के मुंह में दिया तो वह शर्म से सुर्ख हो गई और तेजी से अपने पोषण की तरफ भागी। तो वो दोनों उसे देखकर हंस पड़े। श्रद्धा बेटा, बहुत लकी हो तुम कि तुम्हें युवराज जैसा खुददार और वफादार जीवन साथी मिला है। भगवान ने तुमसे तुम्हारे माँ बाप को वापस ले लिया और युवराज को तुम्हारा सहारा बना दिया। अब वही तुम्हारा सब कुछ है। उसकी कद्र करना बेटा। अब देखो ना, मुझे फ़ोन करके उसने कहा कि मेरा दोस्त संजय फैक्ट्रियों की देखभाल करेगा। खुद युवराज को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। भगवान उन्हें तरक्की और कामयाबी दे। बहुत ही अच्छा और सच्चा बच्चा है, काकी ने श्रद्धा के सर पर हाथ रखकर बताया। काकी, वो यहाँ आकर क्यों नहीं रहते? उनसे कहिए ना कि अब उनकी वफादारी पर शक नहीं करूँगी। वो यहाँ आ जाएं। मुझे मम्मा पापा के बाद अब इस घर में डर लगा है। हर वक्त उनकी याद आती है। क्यों चले गए मुझे छोड़कर? लोग इस कदर लापरवाही से गाड़ी क्यों चलाते हैं? क्या वो क्यों नहीं देखते कि उनकी तेज़ रफ्तार किसी की ज़िंदगियों का चिराग गुल कर सकती है, किसी को अनाथ और बेसहारा कर सकती है? काश मैं भी उनके साथ होती तो उनके साथ ही मर जाती। तो फिर मेरा क्या बनता? मैं तो कुंवारा ही मर जाता। युवराज की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसने एकदम सर उठाकर देखा। सफ़ेद शर्ट और ब्लैक कोट पैंट में वो सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था, जो बेहद शानदार लग रहा था। आप? जी मैं देखने आया था कि मौसम खुशगवार है, मगर यहाँ तो खूब ज़ोरों की बारिश हो रही है। वो मुस्कुरा कर बोला। बेटा तुम ही इसे समझाओ। जाने वाले तो चले गए हैं और आने वाले आ गए हैं। युवराज ने उनकी बात काट कर कहा तो श्रद्धा ने एकदम पूछा, तो आप इधर ही रहेंगे ना? नहीं। युवराज ने देखा उसके चेहरे पर आने वाली खुशी एकदम गायब हो गई और उसे ऐसे देख युवराज का दिल कट कर रह गया। मैं चाय लाती हूँ। काकी दोनों को बात करने का मौका देकर उठकर चली गई। बीवी के घर में वो मर्द रहते हैं जिनमें अपना घर बनाने की हिम्मत और योग्यता नहीं होती। मैं इतना बड़े घर ना सही, छोटा सा घर तो बना ही सकता हूँ। घर तो घर वालों से बनता है और ये घर तो अब खंडर बनकर रह गया है। दिल घबराता है मेरा इस घर में अब। वो रोते हुए बोले तो युवराज ने उसके सामने बैठकर अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए और प्यार से बोला, श्रद्धा मैं चाहता हूँ कि तुम जब भी मेरे पास आओ दिल से अपना पति, अपना साथी, अपना समझ कर आओ। किसी डर, खौफ या मजबूरी से मेरे साथ कबूल ना करो। जितनी शिद्दत से मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारा दिल भी मुझे उतनी शिद्दत से चाहे और तुम अपनी मर्जी से मेरे पास वो सारे एहसास, सारे जज्बात लेकर खुशी खुशी आओ जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए हैं। पता नहीं खुशी मेरे नसीब में लिखी भी है या नहीं। तुम्हें नसीब बनाने वाले पर और मुझ पर यकीन नहीं है ना, इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो। जब दुख और गम की इस घड़ी में से तुम बाहर निकल आओगे तो तुम्हें हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई देंगी और तुम्हारी रूह तक पुरसकून हो जाएगी। युवराज ने उसके सुंदर चेहरे को अपने हाथों में भरकर प्यार भरी नज़रों से देखते हुए यकीन से कहा तो वो बस उसके चेहरे को अपनी भीगती आंखों से देखती चली गई और युवराज को अपना वजूद उसकी झील सी आंखों में डूबता हुआ महसूस हुआ। वो बेबसी से होंठ भींचता उठा और तेज़ी से वहाँ से चला गया। श्रद्धा हैरान रहकर उसके ऐसे जाने पर और अपने दिल में अजीब सी टीस उठ जाने पर संजय और युवराज ने अपनी अपनी जॉब संभाल ली थी। अनिल कुमार जी और उनकी मिसेस अब रत्ना और संजय की शादी करना चाहते थे। संजय अलग घर खरीदना चाहता था, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, इसे ये मुमकिन नहीं था। आजकल युवराज संजय को अपने अपने घर वाले बहुत याद आ रहे थे। माँ बाप, भाई बहन सब बहुत याद आते थे। क्या फ़ायदा हुआ मुझे तुम पर लाखों रुपए खर्च करने का? एक ढंग की नौकरी तो ढूंढ नहीं सके तुम। मैंने सोचा था बड़े होकर पढ़ लिख कर तुम मेरा बाजू बनोगे, लेकिन तुम तो खुद अभी तक मेरे मोहताज हो। आवारा और नाकारा, निखट्टू और नालायक लोगों को कोई नौकरी नहीं देता और ना ही ऐसे नाकारा बेटे के लिए मेरे घर में कोई जगह है। निकल जाओ मेरे घर से और उस वक्त तक मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना जब तक मेरे लाखों रुपए लौटाने के काबिल ना हो जाओ। युवराज के कानों में अपने पापा धर्मेश सिंह की गुस्से से गरजती आवाज़ गूंजी तो वो बेचैन होकर उठ बैठा। पापा, बाप बेटे के रिश्ते में कारोबार कैसे आ गया? मुझे सबक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। समझ, निकल जा मेरे घर से और खाली हाथ इस घर में कदम रखने की कोशिश की तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। धर्मेश जी के अल्फाज युवराज की रूह तक को जख्मी कर गए थे। मैंने सोचा है टॉप किया है तो नौकरी भी टॉप मिलेगी उसे और मैं अच्छे परिवार और बड़े घर में इसकी शादी करूंगी, मगर इस बेरोज़गारी ने तो मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। युवराज के कानों में अपनी माँ के अल्फाज गूंजे तो वो और बेचैन हो उठा। माँ, भगवान ने चाहा तो आपके बेटे को बड़े घर, बड़े ख़ानदान का रिश्ता मिलेगा। आप चिंता क्यों करती है?
खुद ही ब्याह कर ले आना उससे ख्वाबों में, हकीकत में तो ऐसा होने से रहा। माँ ने गुस्से में कहा था। युवराज के कानों में ये सारी बातें गूंजकर फिर से उसे दुखी और बेचैन कर रही थी। आज उसके पास एक ऐसी टॉप की जॉब भी थी, एक प्यारी सी लड़की जो बड़े खानदान, बड़े घर की बेटी उसकी बीवी थी। भगवान ने उसे सब कुछ दे दिया था, लेकिन अपने माता पिता के ये तंज, ये नश्तर जैसी बातें दिल दिमाग में खंजर घोंप रही थी। इधर पवन जी ने साफ कह दिया था कि वो अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और कर रहे हैं, और ये भी कहा था कि तुम्हारे संजय को इतनी श्रेष्ठ डिग्री हासिल होने के बावजूद अभी तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली। मैं इतना अच्छा रिश्ता संजय के नौकरी मिलने के इंतजार में तो ठुकरा नहीं सकता। तुम्हारे बेटे को तो पता नहीं कब नौकरी मिलेगी। अब मुझसे शिकवा नहीं करना, इनसे ज़्यादा इंतजार मैं नहीं कर सकता। संजय के कानों में अपने पापा प्रीतम जी की आवाज़ गूंजी। वो बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। तो ना करें इंतज़ार, कर दिया अपनी बेटी की शादी कहीं और। अब मैं उनकी बेटी से शादी के चक्कर में गलत चक्करों में तो पड़ने से रहा। संजय ने मुंह बनाकर कहा, बकवास बंद कर। आज तेरी वजह से अपने भाई जैसे दोस्त से बात करने की मेरी हिम्मत नहीं रही। कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है मुझे पवन जी के सामने, तुझे इसका एहसास ही नहीं है। संजय के पापा ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, पापा इसमें मेरा क्या कसूर है कि नौकरी नहीं मिल रही? तेरा ही कसूर है। तुझे मुफ्त में खाने को मिल रहा है ना, इसीलिए तेरा दिल नहीं चाहता काम करने को। कामचोर। ठीक ही कहते हैं पवन जी। आखिर एक बेरोजगार शख्स को वो अपनी बेटी का रिश्ता क्यों देंगे? हो जाएगी उनकी बेटी की शादी कहीं और। तुमने तो हमारी नाक ही कटवा दी है। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं चोरी करूं, डाके डालूं? वो बेबसी से सुलग कर बोला। तुम यही कुछ सोच सकते हो, ऐसी घटिया सोच है ना तुम्हारी। दिन रात आवारा दोस्तों में फिरता है। वो तेरा यार है ना युवराज, सुनाए वो भी तेरी ही तरह आवारा और नकारा है। दफ़ा हो जा तू मेरी नजरों के से सामने से। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उन्होंने सख्त गुस्से और नफरत से कहा था। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा कि उसकी मम्मी बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? अपनी ज़रूरी चीज़ें समेटने। संजय ने तिलक कर जवाब दिया था, देखना अपनी ज़रूरी चीज़ों में कहीं कोई घर की कीमती चीज़ ना छुपा कर ले जाए। बेकार शख्स को 4 दिन भी बाहर गुजारा करने के लिए रुपये पैसे चाहिए होते हैं। संजय के पापा ने कहा तो संजय अपने कमरे में अपना बैग लेकर निकला था। घर की कीमती चीज़ तो औलाद होती है पापा, जिसे आप यहाँ से दफ़ा होने का हुक्म सुना रहे हैं। देख लीजिए, ये मेरे 2 को चौड़े कपड़े हैं और डिग्रियां हैं जिनका कर्ज उतारना है अब मुझे, और कुछ नहीं ले जा रहा आपके घर से। संजय ने बैग उनके सामने खाली करते हुए कहा। सब घर वाले ये दृश्य देख रहे थे। बहन भाई उसे रोकना चाहते थे, मगर बाप के सामने ज़ुबान खोलने की हिम्मत कहाँ थी। अब बस कीजिए, आपने तो हद ही कर दी है। संजय की मम्मी परेशान होकर आगे बढ़ी। जाने दो, जब तक कि मेरे सामने है मुझे गुस्सा आता रहेगा और मैं यूं ही बोलता रहूंगा। इसे कहो दूर हो जाए मेरी नज़रों से। प्रीतम जी ने ऊंचे लंबे खूबसूरत बेटे को देखकर गुस्से से कहा था, जा रहा हूं आपके नज़रों से बहुत दूर। नौकरी और बीवी दोनों हासिल करके ही दिखाऊंगा अब मैं। राम राम कहकर संजय वहां से चला आया था। ओ गॉड, कितनी सर्दी है। संजय को सर्द हवा के तेज झोंके ने छुआ तो वो कपकपाते हुए बोला, और अतीत का दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। तू भी घर वालों की याद में खोया है आज, है ना? युवराज ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यार, भले ही हमें उन्होंने घर से निकाल दिया था, लेकिन वो हमारे दिल से तो नहीं निकाल सके अभी तक। आज हमारे पास अच्छी जॉब है और बीवी भी, लेकिन फिर भी हम उनको अपनी खुशियों में शामिल नहीं कर पा रहे। युवराज ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा तो संजय बोला, तो क्या ख्याल है, फिर चले अपने अपने घरों को? ना भाई, तुझे जाना है तो जा, मुझे अपनी टांगे नहीं तुड़वानी। युवराज ने मुंह फेरते हुए कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि पापा जी ने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि मेरे लाखों रुपए जो मैंने तुम पर खर्च किए हैं वो लौटाने के काबिल हो जाओ तो आना, वरना इस घर में कदम रखना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा तो संजय झट से बोला, तेरे पापा है या अमरीश पुरी? हुए इज्जत और मान सम्मान के दायरे में रहकर बोल। मेरे पापा जी की शान में कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, समझे? मैं 5 लाख जमा करके उन्हें इकट्ठे ही वापस करूंगा। युवराज ने बेहद गंभीरता से कहा। तब तो पूरा साल चाहिए तुझे, और फिर क्या तू खुद जाएगा उन्हें रकम देने? नहीं, तुझे भेजूंगा। भाई यूवी, मैं नहीं जाने वाला। हम दोनों रकम जमा करके ड्राफ्ट से भेज देंगे या किसी के हाथ भिजवा देंगे। जितनी इज्जत देकर उन्होंने हमें अपने घरों से निकाला था, उसके बाद हम कैसे ढीठ बन के वहाँ दोबारा चले जाएं? मैं तो नहीं चाहूँगा। वो हमारे बगैर खुश हैं तो हम भी कोई मर तो नहीं गए। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया है हमें। संजय भी गंभीर हो गया। ओके, कहता तो ठीक ही है। साथ तो हम बचपन से ही हैं, लेकिन अब तो लगता है बस मैं तेरे साथ, तू मेरे साथ, अब तो यही जिंदगानी है। युवराज ने कहा तो संजय उसके गले लग गया और दोनों की आंखें नम हो गई। युवराज ने तो श्रद्धा को अपने साथ लेकर गया है और ना ही उसके साथ ओबरॉय विला में रह रहा है। अभी हमारे पास वक्त है, हम उन दोनों के रास्ते अलग अलग कर सकते हैं, उन दोनों के बीच शक और गलतफहमी पैदा करके। मनोज मामा अपनी पत्नी सुमन से कह रहे थे, किशन का तो पता कट चुका है, वो तो जेल में सल रहा है। हमारे आड़े कोई भी नहीं आएगा। अब बस तुम श्रद्धा से मिलती रहा करो। इतनी आसानी से तो करोड़ों की जायदाद और फर्नीचर को हड़पने नहीं देंगे हम।
सब पता कर लिया है। वो अपने उसी दोस्त के साथ किराए के मकान में रहता है। मुझे तो लगता है श्रद्धा को उन्होंने डरा धमका कर शादी की होगी और वो दोनों लड़के तो उस मकान में ओबरॉय भाई साहब और अनुराधा दीदी की डेथ से 2 महीने पहले से किराएदार की हैसियत से रह रहे हैं। फिर अगर उनका ओबरॉय भाई साहब से इतना गहरा संबंध था तो युवराज शहर में होते हुए भी उनके मरने पर क्यों नहीं आया? और उस 10 दिन बाद वो अचानक कहाँ से टपक पड़ा? कहीं श्रद्धा किसी मुश्किल में तो नहीं है? मनोज मामा ने गंभीरता से सारे हाल का जायजा लेते हुए कहा। कहते तो आप ठीक ही हैं, ज़रूर कोई गड़बड़ है। जब उन्होंने कहा था तो हमें उनका मैरिज सर्टिफिकेट देख लेना चाहिए था। क्या खबर शादी हुई भी है या नहीं? सुमन मामी ने सोचते हुए गंभीरता से कहा। तुम आज ही श्रद्धा से मिलो और हर तरीके से हकीकत मालूम करने की कोशिश करो, नहीं तो फिर श्रद्धा को रास्ते से हटाना ज़रूरी हो जाएगा। तुम ये गोलियां संभाल कर रखो और किसी भी चीज़ में उसे खोल कर पिला देना। कैसी गोलियां है ये? मामी ने लिफाफा देख कर पूछा। पॉइजन? क्या? हाँ, बिना जायका मगर खून असर रखने वाली है। श्रद्धा जैसे नाजुक लड़की के लिए तो 2 गोलियां ही काफ़ी होंगी। हम उसका मर्डर नहीं करेंगे, बस वो अस्पताल में पहुंच जाएगी और इल्ज़ाम युवराज के सर आएगा कि हम श्रद्धा को युवराज के खिलाफ करने में आसानी से कामयाब हो जाएंगे। मामा ने बेरहमी से अपना प्लान बताया। मुझे डर लग रहा है अगर मैं किशन की तरह पकड़ी गई तो। बेवकूफ़ हो तुम, चालाकी से काम लेना, जूस या चाय वगैरह में नज़र बचाकर चुपके से डाल देना। उन्होंने आसानी से उन्हें समझाया। युवराज अपने ऑफिस में काम में बिजी था जब उसका मोबाइल बजा। उसने मोबाइल कान से लगाया तो एक मर्दाना आवाज़ उभरी। युवराज, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्षमा कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे नालायक, अपने बाप की आवाज़ नहीं पहचानता? पापा जी? युवराज बैठा हुआ था कि झट से खड़ा हो गया। उसे हैरत का जोरदार झटका लगा। हाँ भाई, मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ। मुबारक हो, सुना है बहुत शानदार नौकरी मिल गई है तुम्हें, और ये भी करोड़पति लड़की से शादी कर ली है। खानदान भी सुना है बहुत अच्छा है। सास ससुर हादसे में कुछ दिन पहले चल बसे हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आपको ये सारी जानकारी किसने दी है? वो हैरान परेशान सा पूछ रहा था। संजय ने फ़ोन पर बात की थी मुझसे। पहले तो उसने मेरे अकाउंट में 5 लाख की रकम ट्रांसफ़र कराने का बताया था और मुझसे मेरी बहू की बात भी करा दी थी उसने। तुमने सचमुच मेरा सारा कर्ज उतार दिया है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए ताना देकर घर से निकाला था। जो भी बेटा, अपनी औलाद पर खर्च करना तो बाप का फ़र्ज़ होता है। वो पूरे जोश और मोहब्बत में बोल रहे थे। पापा, मैंने बेटा होने के नाते अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश की है। हमारी रोजी रोटी इसी शहर में लिखी थी, हमें यहाँ रहना पड़ा। आप ये बताइए, माँ और सब ठीक है ना? युवराज ने अपनी हैरत और उलझन पर काबू पाते हुए पूछा। हाँ बेटा, सब ठीक है और तुझे बहुत याद करते हैं। तुम्हारी बहन की शादी तय कर दी है, अब धूमधाम से उसकी शादी करूँगा। तूने वक्त पर रकम भेजकर सारा मसला ही हल कर दिया है। ये बताओ, घर कब आ रहे हो? अभी तो मुझे काम है पापा, फिर बात करूंगा, मेरे बॉस का बुलावा आया है, नमस्ते। युवराज ने जल्दी से बात खत्म करके मोबाइल ऑफ कर दिया। श्रद्धा ने क्यों इतनी बड़ी रकम उन्हें भिजवाई है? क्या समझती है वो खुद को? अपनी दौलत ने से मुझे दबाना चाहती है। और संजय, उसकी तो मैं अभी खबर लेता हूँ। युवराज ने गुस्से से कहते हुए संजय का फ़ोन मिलाया। हाँ बोल। संजय ने दूसरी बेल पर ही कॉल रिसीव कर ली। तूने श्रद्धा के द्वारा पापा को 5 लाख रुपये भिजवाए हैं? हाँ, लेकिन तेरा नाम लेकर भिजवाए हैं कि तूने ये रकम भेजी है। क्यों? मैंने श्रद्धा भाभी से यूं ही जिक्र कर दिया था कि तेरे पापा ने 5 लाख मांगे तो उन्होंने फ़ौरन मुझे 5 लाख का चेक काट कर दे दिया। संजय ने बताया तो वो गुस्से से तप कर बोला। तूने श्रद्धा की नज़रों में मुझे 2 कौड़ी का कर दिया है। क्या सोचती होगी मेरे बारे में, और तुझे क्या ज़रूरत है श्रद्धा के सामने मेरा दुखड़ा रोने की? यार, तो इतने गुस्से में क्यों आ गया है? यहाँ हर कोई पैसे का बाप है, पैसे से मोहब्बत है सबको। पैसा हाथ में आ जाए तो आवारा और नकारा बेटा हीरे मोती जैसा हो जाता है। युवराज ने फ़ोन काट दिया और ऑफिस से सीधा गुस्से में फुफकारता हुआ श्रद्धा के कमरे में घुसा। हुआ यूं, लाल अंगारा सा उसे देखकर वो एकदम से सहम गई। क्या किया है तुमने मुझ पर यह एहसान? भीख तो नहीं मांगी थी ना मैंने तुमसे, बहुत पैसा है ना तुम्हारे पास। युवराज उसको कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला। मेरा पैसा अब आपका भी तो है, वो कांपती आवाज़ में बोली। तुम तो खुद मेरी होने से घबराती हो और तुम्हारा पैसा अब मेरा हो गया। मुझ पर एहसान करना चाहती हो, मेरी खुददारी का मजाक उड़ाना चाहती हो। जवाब दो। अगर आप इतनी ईमानदार और खुददार हैं तो उस वक्त आपकी खुददारी कहाँ जा सोई थी जब आप आधी रात को चोरों की तरह मेरे घर में घुस आए थे? तब भी आपको ये रुपये पैसे ही चाहिए थे ना? मगर हालात की पत्थर दिली ने आपको चोर से मेरा पति बना दिया। हालात तो वो ना होते जो आपको उस वक्त यहाँ नजर आए तो आप रकम चुका कर फरार हो जाते। तब कौन सा पुण्य का काम होता वो? ने अपने कंधों से उसके हाथों को झटक कर तेज लहजे में कहा तो वो एक लम्हे को कुछ बोल नहीं पाया, मगर फौरन ही संभल कर बोला। अगर मेरा एहसास और ज़मीर मुर्दा होता तो मैं तुम्हारी उस बेबसी की पूरी पूरी कीमत वसूल कर सकता था। ये सारी दौलत जिसके लिए तुम्हारे ताया मामा तुम्हें मौत के मुंह में धकेलना चाहते थे, ये सब पिस्तौल की नोक पर अपने नाम लिखवा सकता था।
मगर मैंने ऐसा नहीं किया। तो मैं उन लालची लोगों से बचाने की खातिर तुमसे शादी की। रही बात रकम की, तो चोरी कर भी लेता तो ये सोचकर और इस इरादे से मैं इस घर में दाखिल हुआ था कि एक दिन वो रकम वापस कर दूंगा। इस घर के मालिक का कर्ज समझकर यहाँ से रकम ले जाता। खैर, तुम्हारे 5 लाख भी अब मुझ पर कर्ज हैं, जो मैं जल्दी लौटाने की कोशिश करूंगा। लेकिन कान खोल कर सुन लो, आइंदा मुझ पर कोई एहसान करने की जरूरत भी नहीं करना, तुम समझी? बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी दौलत लुटाने का, तो अपने उन लालची रिश्तेदारों पर लुटा दो जो इस दौलत की खातिर तुम्हारे दुश्मन हो गए हैं। युवराज ने सख्त सपाट लहजे में कहा और बाहर निकल गया। जिस वक्त युवराज की गाड़ी ऑबरॉय विला से निकल रही थी, ठीक उसी वक्त सुमन मामी अपनी गाड़ी में ऑबरॉय विला में आ रही थी। उन्होंने युवराज का गुस्से से लाल चेहरा देखकर कुछ गड़बड़ होने का अंदाजा लगा लिया था। वो गाड़ी पोंछ पर लगाकर केक और पिज्जा के शॉपर उठाए अंदर चली आई। काकी ने उन्हें देखते ही नमस्कार किया और उन्हें उनके नमन का जवाब देकर उन्हें शॉपर पकड़ाकर कहा, इन्हें प्लेटों में सजा कर ले आइए। जी अभी लाती हूँ, चाय भी बना लूँगी। ठीक है। श्रद्धा कहाँ है? अपने कमरे में है। ठीक है। वो उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोला तो वो बेड पर बैठी रो रही थी। श्रद्धा मेरी बच्ची, क्या हुआ चंदा, क्यों रो रही हो? मामी ने फौरन उसके करीब आकर पूछा। उनका तो मौके पे चौका लगने जैसा काम हो गया था। मामी, श्रद्धा को उस वक्त रोने के लिए एक मेहरबान कंधे की ज़रूरत थी, तो वो उनके गिले मिलते ही शिद्दत से रोने लगी और उसे बड़े प्यार से थपकने लगी। मामी, मामा, पापा क्यों चले गए मुझे छोड़कर? वो रोते बिलखते हुए बोली, बेटा संयम रखो, उनकी उम्र ही बस इतनी लिखी थी। खुद को संभालो बच्चा। और हाँ, ये युवराज इतने गुस्से में क्यों गया है? कोई लड़ाई हुई है क्या तुम दोनों के बीच? नहीं तो वो तो मुझे रोने से मना कर रहे थे। मैं उनके चुप कराने से भी चुप नहीं हुई तो गुस्से में चले गए। उसने बहाना बनाकर कहा, लो क्या बात हुई? बाहर तो लड़कियों से बहुत हंस कर मिलता है, घर में बीवी का दिल रखने की बजाय उल्टा गुस्सा करके चला गया। हाय मेरी फूल सी बच्ची, किस पत्थर दिल से ब्याह दी गई। मामी ने बड़े हमदर्द अंदाज में कहा। उसी वक्त काकी ट्रॉली सजाए आ गई। लो बेटा, केक पिज़्ज़ा खाओ, तुम्हारी पसंद का लेकर आई हूँ। मामी, आप क्यों परेशान हुई? अरे नहीं बेटा, बस मेरा दिल चाहा तो मैं अपनी बेटी के साथ चाय पीऊँ और केक पिज़्ज़ा खिलाऊँ, तो चली आई। शाबाश, मुँह धो कर आओ, उन्होंने बहुत प्यार से कहा। काकी जा चुकी थी। श्रद्धा वॉशरूम में गई तो मामी ने जल्दी से गोलियों का लिफाफा निकाला और 2 गोलियां श्रद्धा के कप में डाल दी और 2 गोलियां मुट्ठी में लेकर बैठी रही ताकि आधी चाय पीने के बाद उसमें डाल दी। युवराज शर्म कर उस लड़की की मोहब्बत को इतना गलत समझ रहा है। वो बहुत मासूम है, कम उम्र है। तूने अगर उसकी ज़िंदगी बचाकर उस पर एहसान किया है तो इस तरह से उसको जलील करके हर्ट तो ना कर। वो तो पहले ही बहुत दुखी है। संजय ने उसके घर आने पर उसे खरी खरी सुनाई। मैं तो जैसे बहुत खुश हूँ ना, युवराज तल्खी से बोला। तो किसने कहा है उदास रहने को? श्रद्धा को घर ले आओ और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू करो। उसे भी पूरी सुरक्षा और सुकून मिल जाएगा और तुम्हें भी इस बेसुकूनी से छुटकारा मिल जाएगा। बस कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ यार। मैंने तो न जाने गुस्से में आकर उसको क्या क्या कह दिया। सब जानता हूँ मैं, जो कुछ तूने श्रद्धा से कहा। मैंने उसको फ़ोन किया था, बहुत रो रही थी, बहुत हर्ट हुई है तेरे रवैये से। तू किस घमंड और खुददारी को सीने से लगा कर फिर रहा है? वो जो किसी को दुख पहुंचाए, किसी का मान तोड़ दे या खुद तुझे गरीबी, बेबसी और बेसुकूनी की भेंट चढ़ाए। कम ऑन यार, छोड़ दे ये सब। गिराते इस खुददारी की दीवार को जो तेरे और तेरे श्रद्धा के बीच खड़ी हो गई है। वो मासूम तो प्यार की तलबगार है, डांट फटकार की नहीं। और जान लिए मियाँ बीवी में कुछ भी तेरा मेरा नहीं होता। बस उसे मान ले, उसके बाप का बिजनेस पूरी तरह संभाल ले। संजय ने कहा तो युवराज दिल मसलते हुए खड़ा हो गया। क्या हुआ युवी? यार मेरा दिल घबरा रहा है। वो सीने पर हाथ मलते हुए बोला और बाहर की तरफ बढ़ गया। अब किधर जा रहा है? श्रद्धा से मिलने। अच्छा, मुझे फ़ोन कर देना और गाड़ी ध्यान से चलाना और घबराने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक होगा, संजय ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। युवराज ऑबरॉय विला पहुंचते ही लंबी लंबी डिग भरता। जैसे श्रद्धा के बेडरूम में आया तो उसने सामने श्रद्धा को सोफे पर बेसुध पड़ी देखकर तड़प कर उसके करीब पहुंचा। श्रद्धा, ये क्या हुआ है? युवराज ने उसको अपने सीने से लगाकर पूछा। वो चाय में वो बस इतना ही कह सकी और फिर बेहोश हो गई। युवराज के तो पैर तले ज़मीन ही खिसक गई। वो कुछ पल उसके मासूम चेहरे को देखता रहा, फिर 1 मिनट की देरी किए बिना श्रद्धा को अपनी बाहों में उठाया और बाहर भागा। काकी, काका, बाबा, ड्राइवर उसकी एक आवाज़ पर सब दौड़े चले आए। ड्राइवर, गाड़ी निकालो, श्रद्धा को अस्पताल पहुंचाना है, हरी अप। काका, आप हमारे साथ आइए। और हाँ, चाय किसके लिए बनाई थी अभी? युवराज बाहर भागते हुए उनसे पूछ रहा था। बेटा, वो सुमन मामी आई थी पिज़्ज़ा केक लेकर, उसके साथ ही बनाई थी, काकी ने परेशान होते हुए बताया। युवराज ने गाड़ी में बैठकर श्रद्धा को अपने सीने से लगाए रखा और संजय को फ़ोन कर डिटेल में सारी बात बताकर उसको अस्पताल पहुंचने को कहा। युवराज उसको बाहों में उठाता अस्पताल के अंदर दौड़ पड़ा, जहां आते ही डॉक्टर्स ने उसे अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में ले लिया। डॉक्टर ने बताया कि चाय में कोई जहरीली चीज़ मिली हुई थी। उन्होंने श्रद्धा का लीवर साफ कर दिया था। वक्त पर मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने की वजह से उसकी हालत और बिगड़ने से बच गई थी और अब खतरे वाली कोई बात नहीं थी।
युवराज ने सुकून का सांस लिया। युवराज, तूने इससे शादी की है, ना चाहे जिस भी हालात में की है। अब ये तेरी बीवी है, तेरी जिम्मेदारी है। जब तू जानता है कि उसके रिश्तेदार इस मासूम की जान लेने पर उतारू हैं, तो तू क्यों उसे बार बार अकेला छोड़ जाता है? संजय ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। मैं ये सब बातें जानता हूँ, लेकिन उसे भी तो मुझ पर एतबार हो, मुझसे प्यार हो। मैं ऐसे कैसे उसे ज़बरदस्ती अपने साथ रहने पर मजबूर कर सकता हूँ? वो सोच भरे लहजे में बोला। अपने प्यार से, और कैसे? और वो तुझ पे प्यार करती है, तुझे यकीन क्यों नहीं आता? नहीं पता, युवराज बेबसी से बोला। दोनों बातें कर ही रहे थे कि श्रद्धा को होश आ गया और साथ ही युवराज के हवास भी बहाल हो गए थे। वो अंदर आया और उसके करीब बेड की पट्टी पर बैठ गया और धीरे से उसके बालों को सहलाया तो उसने आंखें खोल दी। दोनों एक दूसरे को बहुत बेकरारी से देख रहे थे। दोनों की आंखें भीग रही थी और होंठ ललच रहे थे। आई एम सॉरी, युवराज ने भर्राए लहजे में कहा। जब हर बार मुझे छोड़कर ही चले जाना होता है तो फिर क्यों आ जाते हो मेरी ज़िंदगी बचाने? क्यों लाए मुझे यहाँ? मर जाने दिया होता मुझे, मैं भी अपने मम्मी पापा के पास चली जाती। फिर किसी को मुझे आग में जलाने या जहर पिलाने या मेरी दौलत का ताना देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों क्यों बचाया आपने मुझे, क्यों? वो रोते हुए अटक अटक कर बोली तो युवराज का दिल तड़प उठा। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेहद मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी ज़िंदगी है, और अपनी ज़िंदगी बचाने की हर इंसान कोशिश करता है। वो उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेकर भीगे लहजे में बोला। तो अपनी ज़िंदगी को खतरों में छोड़कर ही क्यों जाते हैं आप? क्यों करते हैं मुझे बचाकर मुझ पे एहसान? मैं उन लोगों के मारने से तो नहीं मरी, लेकिन आपकी बेरुखी, आपकी ये एहसानमंदी मुझे ज़रूर मार डालेगी। श्रद्धा ने रोते हुए कहा तो युवराज ने तड़प कर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसने भी युवराज को कसकर जकड़ लिया और बिलक बिलक कर रोने लगी। श्रद्धा मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, तुम्हें जीना है मेरे लिए, मेरे खातिर। मैं अपनी श्रद्धा को अब कहीं भी तन्हा नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा अपनी श्रद्धा को। बस जल्दी से अच्छी हो जाओ, फिर हम एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। वो ठोस इरादे से बोला तो वो खुशी से रोते हुए बोली, युवराज, जी युवराज की जान, आई लव यू। श्रद्धा ने उसके चेहरे को भीगती आंखों से देखते हुए कहा तो युवराज के होंठों पर भी बहुत खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखर गई। उसने उसके चेहरे को हाथों में लेकर उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी। वो शर्म से लाल होकर उसके सीने में छुप गई। अब तो आप मेरे साथ रहेंगे। हाँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे हमेशा। युवराज ने उसके आंसू साफ करते हुए दिल से कहा। मेरी दौलत को, घर को आप अपना समझेंगे, पापा को कारोबार संभालेंगे ना आप? ये बातें क्या लेकर बैठ गई हो तुम? चलो आराम करो, युवराज ने चौंकते हुए बोला। नहीं प्लीज़, मुझसे वादा कीजिए आप। वो उसे देखती रह गई। मैं सचमुच आपसे मोहब्बत करती हूँ, किसी डर या मजबूरी की वजह से नहीं, बल्कि आपके अंदर छुपे एक अच्छे इंसान के अच्छे कर्तव्यों की वजह से। मैं आपके साथ उस घर पे भी रह लूँगी जहाँ आप रहते हैं, मगर वो घर तुम्हारी शान के मुताबिक नहीं है। युवराज ने उसकी मोहब्बत के इज़हार पर खुश होकर प्यार से उसे देखते हुए कहा तो वह मासूमियत से बोली, क्यों? जब आप वहाँ रह सकते हैं तो मैं भी तो खुशी से वहाँ रह सकती हूँ, क्योंकि मेरी शान तो आप है ना। श्रद्धा मेरी जान, आज तो तुमने मुझे खुशी से मालामाल कर दिया है। आई रियली लव यू जान। युवराज ने खुशी से बेकाबू होकर उसे चूम कर कहा तो वो शर्माती मुस्कुराती उसके सीने से लगकर पुरसुकून हो गई। दोनों आज पहली बार एक दूसरे की धड़कन बिना किसी शर्म, बिना किसी झिझक के महसूस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पाकर सुकून से भर गए थे। सुबह वो बाहर काफ़ी ठीक हो गई थी। डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी थी। युवराज के बाजू का जख्म भी अब पूरी तरह भर चुका था। धीरे धीरे जिस्म और रूह पर लगे सारे जख्म भर रहे थे। युवराज ने श्रद्धा की पसंद का एक शानदार बंगला खरीदा था और ब्रोई विला में श्रद्धा को मम्मा पापा की यादें तड़पाती थी तो उसे किराए पर दे दिया गया था। और जो बंगला उन्होंने खरीदा था वो श्रद्धा और युवराज दोनों की रकम से खरीदा गया था। युवराज ने उसका नाम युविश्रा विला रखा था। श्रद्धा की कसम देने पर युवराज ने अपनी जॉब छोड़ अपने ससुर सेठ ओबरॉय का कारोबार संभालने का फैसला कर लिया था। इधर अनिल कुमार जी ने रत्ना और संजय की तारीख तय कर दी थी। रत्ना का एमए कंप्लीट हो गया था। खिली खिली उजली रंगत और दिलकश नैन नक्श वाली रत्ना दुल्हन के रूप में बहुत प्यारी लग रही थी। विवाह बेहद सादगी से संपन्न हुआ था। वो दोनों बहुत खुश थे। संजय और युवराज दोनों ने अपना रिसेप्शन शानदार तरीके से करने का ऐलान कर दिया था। श्रद्धा के मामा मामी ने अपनी साजिश कबूल कर ली थी। युवराज उनको सजा दिलवाना चाहता था, लेकिन श्रद्धा ने उन्हें माफ़ कर उनसे सारे रिश्ते तोड़ डालने का ऐलान कर दिया था। युवराज और संजय के घर वाले भी दिल्ली पहुंच चुके थे अपने बेटों के रिसेप्शनों में शामिल होने के लिए। श्रद्धा आज पहली बार दुल्हन बनी थी और बेहद हसीन लग रही थी, क्योंकि आज उसके दिल और चेहरे पर अपने पति, अपनी मोहब्बत युवराज के नाम का नूर बरस रहा था, जो उसे बेहद निखार रहा था। युवराज ने जब उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। पदामी शेरवानी पहने वो खुद भी बहुत डैशिंग लग रहा था। बहुत शानदार तरीके से चारों का रिसेप्शन हुआ। चारों बेहद खुश थे और उनके घर वाले उन्हें देख कर खुश थे।
31 दिसंबर की रात के 12 बजे पहली जनवरी ने आंख खोले तो आतिशबाजी और ढोल बाजों की आवाज़ें दूर दूर से फिजा में गूंजने लगी। यह नया साल ढेरों खुशियां, मोहब्बत की रंगीनियां अपने दामन में समेट कर लाया था। युवराज अपने बेडरूम की बालकनी में खड़ा तारों भरे आसमान को गौर से देख रहा था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू माई डियर युवराज। श्रद्धा की मधुर और गुनगुनाती आवाज़ ने युवराज को चौंका दिया तो वो फौरन पलटा। श्रद्धा रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन साड़ी में, खुले बालों और न्यूड मेकअप में, बुके और कार्ड लिए खड़ी मुस्कुराते हुए उसे विश कर रही थी। श्रद्धा तुम, माय गॉड, पहले क्या कम कयामत ढा रही थी जो इस अंदाज से मुझे विश करके और सितम कर डाला है, जान ही लोगी क्या। श्रद्धा ने बुके और कार्ड एक हाथ में थामकर जल्दी से आगे बढ़कर युवराज के लबों पर अपना हाथ रख दिया। युवराज ने उसके हाथ को चूमते हुए हटाया। वैसे तुमसे किसने कहा कि 1 जनवरी को मेरा जन्मदिन है? उनमें से उसने उसके हाथ से बुके और कार्ड लेकर पूछा। संजय भाई ने बताया था कल शाम कि बड़े शानदार तरीके से हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा जी, पहले अपनी फर्स्ट नाइट तो सेलिब्रेट कर लें श्रद्धा जान। युवराज ने बुके टेबल पर रखकर उसे पीछे से अपनी आगोश में भरकर शोक लहजे में कहा तो वह शर्म से नसें झुका गई। युवराज उसे लिए बेड पर आ गया और कार्ड पढ़ने लगा। जन्मदिन मुबारक हो बहुत बहुत, सिर्फ आपकी श्रद्धा, मेरी जान श्रद्धा। थैंक यू सो मच। ये नया साल हमारे ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आएगा। जी, भगवान करे हम हमेशा ऐसे ही खुश रहें। युवराज ने बेहद मोहब्बत से उसको अपने सीने से लगा लिया। श्रद्धा अपने दिल में नए बरस के नए लम्हों में अपने और युवराज के रिश्ते की शुरुआत को रूह की गहराइयों तक महसूस कर रही थी और युवराज के लिए भी राहत और सुकून का जरिया बन रही थी। दोनों के दिल और रूह खुशी से के रास्ते पर दौड़ी चली जा रही थी। एक काली सी हर रात में 2 अनजाने अजनबी मिले और उसी रात में युवराज की चोर मोहब्बत ने दोनों को पति पत्नी का दर्जा देकर हमेशा के लिए जोड़ दिया था। लेकिन आज की रात दोनों की मोहब्बत का आगाज़ बहुत खूबसूरती से मुकम्मल कर रही थी। इसमें दोनों बहक कर अपनी मोहब्बत को एक नया मकाम दे रहे थे। सफ़र वहीं तक है जहाँ तक तुम हो, नज़र वहीं तक है जहाँ तक तुम हो। हज़ारों फूल देखे हैं इस गुलशन में मगर खुशबू वहीं तक है जहाँ तक तुम हो। छुपा लो तुमको अपनी बाहों में इस तरह कि हवा भी गुजरने की इजाज़त मांगे। मदहोश हो जाऊं तेरे प्यार में इस तरह कि होश भी आने की इजाज़त मांगे। सुकून मिलता है जब आपकी पनाहों में होते हैं। आपके हम पर और हमारे आप पर पूरे हक होते हैं। निगाह उठाकर जब देखते हैं वो मेरी तरफ, मेरे लिए वो पल पुरसुकून होते हैं। हम पीना चाहते हैं आपकी निगाहों से, हम जीना चाहते हैं आपकी पनाहों में, हम चलना चाहते हैं आपकी राहों में, हम मरना चाहते हैं आपकी बाहों में। समाप्त।